वी डी इज इक्वल टू जे बाई एन ई, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। तो और वी डी का एक और एक्सप्रेशन पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, ई इंटू ई बाई एम इंटू क्या था, टाउ। टाउ क्या था हमारा, टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। तो ये भी वी डी का वैल्यू है और ये भी वी डी का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम लिखते हैं जे बाई एन ई इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, तो यहाँ से जे का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ई स्क्वायर ई इंटू एन बाई एम इंटू कितना आएगा, टाउ। तो इसको हम लिखते हैं ई स्क्वायर इंटू एन टाउ बाई एम इंटू क्या, ई। बस इसको हम अरेंज कर दिए, ये इतना सा टर्म आया, ये इतना सा टर्म आ रहा है जे इज इक्वल टू, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं और इसका नाम है कंडक्टिविटी। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई। J क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो एक्सप्रेशन आया J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। यही हमारा है ओम्स लॉ। इसमें हम लोग ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का जो यूज किए हैं, दोनों क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम जो क्वांटिटी यूज किए ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कभी कभी इसको लोग बोलता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम इस सिग्मा के बारे में बात करते हैं। सिग्मा जो आया, जिसको हम सिग्मा लिखे हैं ई स्क्वायर एन इंटू टाउ बाई क्या लिखा गया है, एम। इस सिग्मा को अगर हम लोग उल्टा देंगे, मतलब इसका रिवर्स कर देंगे, अगर हम 1 बाई सिग्मा लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं रो। ये क्या है, रो, RHO, रो पढ़ते हैं। इस रो का नाम है रेसिस्टिविटी। तो कोई हमसे पूछेगा कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो बस हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो लिखेंगे एम ऊपर आएगा ई स्क्वायर एन इंटू क्या हो गया, टाउ। ये हमारा फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी का। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या आया, ई। अगर कोई कंडक्टर है ऐसे, इस कंडक्टर में अगर हम V वोल्ट का बैटरी जोड़ते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, L लेंथ का कंडक्टर है अगर, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। कितना सेटअप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, V बाई L सेटअप होता है। और करंट इसमें यहाँ से चला I। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है जी, A है। तो अगर हम J के जगह पे J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E, इसमें अगर हम I बाय A पुट करते हैं, इसको हम लिखते हैं सिग्मा, और इसके जगह पे V बाई क्या लिख दिए, L लिख दिए। तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है V इज इक्वल टू, V का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आएगा यहाँ पे, ये तो I है ही, ये L लेंथ ऊपर आएगा, सिग्मा नीचे आएगा और A आएगा, यानी कि V इज इक्वल टू L बाई सिग्मा इंटू A इंटू क्या हो गया, I। तो V इज इक्वल टू
इस सिग्मा को जब हमें तुरंत लिखे थे कि 1/सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, रो होता है। तो यहाँ पे 1 है, 1/सिग्मा, इसको लिख दिया रो, L/A इज इक्वल टू कितना हो गया, आई। तो फॉर्मूला बन के आया है कि V इज इक्वल टू यहाँ पे इतना सा फैक्टर इंटू क्या है, आई। ये जो फैक्टर इतना सा आया है V इज इक्वल टू, इसी को लिखते हैं हम लोग कैपिटल R, और ये जो R है इसको पढ़ते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। यानी कि अभी जो हम देखें V इज इक्वल टू R इंटू आई, ये हमारा ओम्स लॉ है, जो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना था, I इंटू आर या R इंटू आई। अगर हम यहाँ पे इस R का वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं तो कांस्टेंट को हम लोग जब हटाते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। और ये हमारा क्या था जी, ओम का नियम था, ओम्स लॉ था। ठीक है, बस हमने क्या करा है कि J और सिग्मा और E में J का वैल्यू पुट कर दिया और E का वैल्यू पुट कर दिया। इससे हमारा जो रिजल्ट आया है V इज इक्वल टू R इंटू आई, या I इंटू क्या बोलेंगे हम, R बोलेंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट, और तब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो R आया है, R, इस R का क्या फॉर्मूला आ रहा है, रो L/A। देखिए हमको यहाँ पे देखना है कि R इज इक्वल टू क्या आया, रो L/A। V इज इक्वल टू रो L/A इंटू क्या था, I। ये जो टर्म है यहाँ पे जिसको हम R लिखे थे, रो L/ कितना था, A। इसमें समझने वाला बात है कि रो क्या है, यहाँ पे रेसिस्टिविटी है, L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, CS मतलब क्रॉस सेक्शन। अभी जो हम कंडक्टर बनाए थे कुछ ऐसा बनाए थे, इसका लेंथ L था, ये एरिया A है, और इसका रेसिस्टिविटी कितना है जी, रो है। अब हम लोग बात करेंगे रेसिस्टिविटी पे, कंडक्टिविटी पे बहुत अच्छे से। यहाँ समझने वाला बात है, बहुत ही माइन्यूट सब बात होगा, और क्वेश्चन भी उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर पाएंगे। तो रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या देखा था फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला आया था E² n इंटू टाउ बाय क्या आया था, n। और रो का जो फॉर्मूला आया था m E² n इंटू क्या आया था, टाउ। ये दोनों फॉर्मूला में ध्यान से एकदम समझने वाला बात है कि m तो इलेक्ट्रॉन का मास है, चेंज नहीं करेगा। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, नहीं बदलेगा। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नहीं बदलेगा। तो मास नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा। n क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नंबर डेंसिटी। ये जो n है, नंबर डेंसिटी, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। n किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड्स ऑन मटेरियल। n को पहले लिखते हैं, क्या है ये, नंबर डेंसिटी है, और डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। टाउ का जो बात करते हैं तो टाउ जो है ये है रिलैक्सेशन टाइम, ये भी डिपेंड करता है
डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टाउ हम कल बताए थे कि ये किस पे डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अब ये जो दो फैक्टर है एन नंबर डेंसिटी और टाउ, ये जा करके रेसिस्टेंस में, या ये रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला आया था, क्योंकि रेसिस्टिविटी के फार्मूला, रेसिस्टिविटी में जो भी चीज़ है हम जो पढ़ रहे हैं रेसिस्टेंस रो एल बाई ए, तो इसमें जो जो चीज़ है, जैसे कि ये सब चीज़ है एम ई स्क्वायर एन टाउ एल बाई ए, ये सारा चीज, एम तो कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, लेकिन एन और टाउ ये मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला चीज़ है। एन और टाउ दोनों मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला चीज़ है। लेंथ और एरिया का बात भी करेंगे हम लोग। तो एन और टी अगर मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कोई अगर आदमी हमसे पूछता है कि रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का ये फार्मूला है और इसी को उल्टा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कंडक्टिविटी का फार्मूला मिल जाएगा। तो रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगा जी, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो एक लाइन हम लिख, रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला है क्या आया है, एम बाई ई स्क्वायर एन इंटू टाउ। तो एन और टी ये दोनों मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसके बारे में हम लिखे थे क्या, कि ये भी मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या इसका मतलब है, इसको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक कॉपर है, कॉपर का एक ये कंडक्टर है, इसका लेंथ अभी हम मान रहे हैं L1, एरिया A1, इसका रेसिस्टिविटी कितना है जी, रो है, एरिया A1। दूसरा कोई मटेरियल लेते हैं, ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है। दूसरा मटेरियल लेते हैं, इसका लेंथ मान लेते हैं L2 और एरिया क्या मान लेते हैं, A2, और ये भी कॉपर है। तो अभी भी इसका रेसिस्टिविटी, अगर इसका रेसिस्टिविटी रो है तो इसका रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, रो ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। ये जो फार्मूला है रेसिस्टिविटी का, इस फार्मूले में कहीं पर भी लेंथ वाला टर्म नहीं है, लेंथ नहीं है, एरिया भी इसमें नहीं है, एरिया भी इसमें नहीं है। तो है क्या, मटेरियल है और टेम्परेचर है। हम टेम्परेचर के बारे में तो कोई बात नहीं किए, मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है T1 टेम्परेचर है और यहाँ भी टेम्परेचर कितना है जी, T1 टेम्परेचर है। तो दोनों जगह टेम्परेचर क्या है जी, सेम है। तो टेम्परेचर तो नहीं बदला और मटेरियल भी क्या है, नहीं बदला। कॉपर यहाँ पे था तो कॉपर यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों जगह रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम रहेगा। लेंथ से और एरिया से उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए रेसिस्टिविटी या तो डिपेंड करेगा मटेरियल पे या तो डिपेंड करेगा क्या, टेम्परेचर पे। अगर दोनों चेंज कर देंगे, टेम्परेचर भी चेंज कर देंगे, मटेरियल भी चेंज कर देंगे, तो बदलेगा ही बदलेगा। ये कोई मटेरियल है, मान लेते हैं ये कॉपर का है, इसका लेंथ है L और एरिया है A, और ये दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, ये बना हुआ है एल्यूमिनियम का, इसका भी लेंथ L है और इसका भी एरिया क्या है। तो अगर रेसिस्टिविटी इसका रो है, रो 1 है, इसका क्या है, रो 2 है, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। समझ आ गया बात। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि कॉपर है
और एक वायर है कॉपर का, मान लेते हैं ये कोई कॉपर का वायर है, ठीक है, इसका रेसिस्टिविटी है मान लेते हैं 5 यूनिट इसका रेसिस्टिविटी है, और इसको काट करके छोटा कर देंगे या इसमें जोड़ देंगे और कुछ और बड़ा कर देंगे तो इसका रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा, रीजन क्या है कि हमने मटेरियल नहीं बदला है, मटेरियल अभी वही का वही है, ठीक बात है। एक लिखा गया J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E, और एक फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू I इंटू R। इस फॉर्मूला में ये जो रूल है, ये जो लॉ बन के आया था, ये जो फॉर्मूला बन के आया था, इसको हम लोग क्या बोले थे, ओम्स लॉ। इसमें ये भी चीज स्केलर क्वांटिटी है और ये भी क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। तो कोई हमसे पूछेगा कि ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म क्या होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। और ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला है हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों कैसे क्वांटिटी आए हैं जी, वेक्टर क्वांटिटी आए हैं, ठीक बात है। अब बात रहा कि आप लोग तो पढ़े हैं y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। वाई इंटू एम एक्स क्या था जी, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था जिसका स्लोप कितना होता है, m होता है, ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। तो उसी तरह से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं, एंड मटेरियल भी चेंज नहीं कर रहा है, मटेरियल भी हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मटेरियल भी हम नहीं बदल रहे हैं, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई या I इंटू R में रेसिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हमने इसको नहीं बदला, अगर नहीं बदले हैं तो ऐसे केस में रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ पे कांस्टेंट चीज लिखाएगा और क्या लिखाएगा, यहाँ पे I लिखाएगा। तो आप देखिए अगर हम इसको y एक्सिस पे लेते हैं, कांस्टेंट को थोड़ा देर के लिए m लिखते हैं और I को लिखते हैं हम लोग x एक्सिस पे, तो बोलिए कि y इज इक्वल टू mx के रूप में ये भी है कि नहीं है। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं, मान लेते हैं कि वोल्टेज को लिए हम लोग इस एक्सिस पे y एक्सिस पे और करंट को लिए हम लोग कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो जो ग्राफ बन के आएगा वो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा ग्राफ बन गया किसका जी, V और I के बीच का, जहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो एंगल बन के आ रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। और अभी m के जगह पे जो हम कांस्टेंट माने हैं, m के जगह पे जो कांस्टेंट माने हैं वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए है क्या, रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, रेसिस्टेंस के बराबर आएगा। हम इसको क्या लिखना शुरू करेंगे, R लिखना शुरू करेंगे। कभी कभी क्या करता है लोग कि ऐसा कर देता है, इधर हम लोग I लिख देंगे, इधर लिख देंगे क्या, V, उल्टा x एक्सिस पे लेके चले आए V को और y एक्सिस पे किसको, I को। अगर यहाँ पे इस केस में हमसे पूछा जाए कि इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप होगा 1/m, दैट इज 1 बाई क्या रहेगा जी, R, मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा। जैसे ही हम एक्सिस को उल्टाए तो हमारा क्या हो गया जी, यहाँ पे ये जो चीज़ हो गया, क्या हो गया, उलट गया, और हमको वहाँ पे रेसिस्टेंस का क्या मिलेगा, इन्वर्स मिलेगा।